दुनिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन में से एक थी इजिप्ट। और इजिप्ट की कहानी इतनी फैसिनेटिंग है कि हिस्टोरियंस इसे इजिप्टोलॉजी भी बोलते हैं। हम आज की डेट में बात करते हैं टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और आर्किटेक्चर की, लेकिन इजिप्शियन सिविलाइजेशन ने 5000 साल पहले ही इसमें महारत हासिल कर ली थी। अब इजिप्ट की सिविलाइजेशन कुछ 3000 साल तक अपने प्राइम में रही और अपने प्राइम में इन्होंने कुछ ऐसे बड़े बड़े ग्रेट मॉन्यूमेंट्स बनाए जिसे आज दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है। इनका कल्चर इतना रिच था कि इसने बाद में आने वाली कई सारी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस को इन्फ्लुएंस किया, जैसे रोम और ग्रीस। सो इजिप्शियन सिविलाइजेशन की कहानी, इनके पिरामिड्स क्यों बने, इनके गॉड्स, रिलीजन, कल्चर, आर्ट और इजिप्ट की पूरे 3000 साल की जर्नी, ये सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दुनिया के किसी भी हिस्से में जब सिविलाइजेशन डेवलप हुई तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था फार्मिंग। अगर इजिप्ट की बात करें तो 7000 साल पहले तक इजिप्ट में फार्मिंग का एक अच्छा खासा सेटअप था और फार्मिंग काफी बड़े स्केल पे चल रही थी। यहाँ के फार्मर्स छोटे छोटे विलेजेस में रहते थे और ये लार्जली व्हीट और बार्ले की खेती करते थे। फार्मिंग सेटअप होने के अगले 2000 साल तक इजिप्ट में ग्रेजुअल डेवलपमेंट चलता रहा और इस टाइम इजिप्ट में एक नींव रखी जा रही थी आगे होने वाली बड़ी बड़ी एडवांसमेंट्स की, इनके आर्ट और क्राफ्ट की, इनकी टेक्नोलॉजी की और इनके पॉलिटिक्स की। फिर फाइनली 5100 साल पहले इजिप्ट में सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई। दुनिया में सभी सिविलाइजेशंस का स्टार्टिंग पॉइंट फार्मिंग तो था ही, साथ ही ये नदियों के पास के एरिया में डेवलप होना शुरू हुई। जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन मिडिल ईस्ट के टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर के पास के एरिया में डेवलप हुई, जो आज की डेट का मॉडर्न इराक है। वैसे ही इसके अगर थोड़ा लेफ्ट जाएं तो नॉर्थ अफ्रीका में नाइल रिवर के पास जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई उसी का नाम था इजिप्शियन सिविलाइजेशन। नाइल रिवर स्टार्ट होती है ईस्ट अफ्रीका से, यानी फ्रॉम द हार्ट ऑफ अफ्रीका, और फिर नॉर्थ की तरफ बहते हुए टच करती है मेडिटेरेनियन सी को। यानी इजिप्शियन सिविलाइजेशन कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका के रीजन में डेवलप हो रही थी। यहां पर यह जानना भी जरूरी है कि इजिप्ट दुनिया की पहली सिविलाइजेशन नहीं थी। दुनिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन थी मेसोपोटामिया। और जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन अपने राइज पे थी, इजिप्ट भी डेवलप हो रही थी। मेसोपोटामिया के ऊपर एक वीडियो मैंने अलग से बनाया है, आप चाहे तो उसे इसी चैनल पे देख सकते हैं। अब 7000 साल पहले से फार्मिंग डेवलप होते होते पिछले 5100 साल पहले तक एक ऐसा टाइम आ गया था जब इजिप्ट के फार्मिंग विलेजेस में अपने अपने रिचुअल्स थे, गॉड्स थे और अपने अपने चीफ्स थे। यानी हर गांव का अपना एक अलग मुखिया होता था। और सिविलाइजेशन डेवलप होने से पहले इन विलेजेस को रूल करती थी दो सेपरेट किंगडम्स, एक अपर इजिप्ट और एक लोअर इजिप्ट। आप इसे मैप में देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर इसके नाम पे ना जाएं तो लोअर इजिप्ट बेसिकली नॉर्थ में फॉल होता था और साउदर्न एरिया में जो किंगडम थी वो थी अपर इजिप्ट।
ये नॉर्थ का हिस्सा यानी लोअर इजिप्ट ही था, जहां पे लेटर ऑन इजिप्ट की बड़ी बड़ी सिटीज बनी, जैसे कायरो और गीजा। अब इन दोनों किंगडम्स में अपने अपने रूलर्स होते थे और अपना खुद का एक अलग कल्चर होता था। और कभी कभी ऐसा भी टाइम आता था जब ये दोनों रूलर्स एक दूसरे के ऊपर अटैक करते थे। फिर तकरीबन 5100 साल पहले नार्मर नाम के एक राजा ने इन दोनों किंगडम्स को यूनाइट किया और बनाई एक सिंगल किंगडम। और यहीं से इजिप्ट में सिविलाइजेशन की स्टार्ट हुई और ये बोला जाता है कि इसी टाइम से इजिप्ट का ओरिजिन हुआ। और इसी टाइम के बाद से इजिप्ट के रूलर को बोला जाता था किंग ऑफ अपर एंड लोअर इजिप्ट। बहुत सारी स्टडीज ये बताती हैं कि किंग नार्मर को मीनीज नाम से भी जाना जाता था। जैसे नाइल रिवर ने अपर और लोअर इजिप्ट को यूनाइट किया फिजिकली, वैसे ही किंगशिप ने इन दोनों एरियाज को यूनाइट किया पॉलिटिकली। यहां से आगे तकरीबन 2800 साल तक इजिप्ट दुनिया की एक बहुत ही प्रोमिनेंट सिविलाइजेशन रही, जब तक इसका कॉन्क्वेस्ट नहीं हुआ अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ 332 बीसी में, यानी रफली 2300 साल पहले। अब इजिप्शियन सिविलाइजेशन में नेचर और भगवान का एक बहुत बड़ा रोल था और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसको जानने से पहले हमें इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले यह जानना जरूरी है कि इजिप्टोलॉजी या फिर इजिप्ट के इतने लंबे चौड़े साम्राज्य को हिस्टोरियंस ने 3 मेजर पीरियड्स में डिवाइड किया हुआ है: ओल्ड किंगडम, मिडिल किंगडम और न्यू किंगडम। ये 3 पीरियड्स में डिवाइड करने का मतलब ये है कि हिस्टोरियन के हिसाब से ये तीनों पीरियड सिग्निफाई करते हैं इजिप्ट का अच्छा टाइम। यानी इन तीनों पीरियड्स में इजिप्ट में काफी स्टेबिलिटी होती थी, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप थी, बहुत सारी डेवलपमेंट्स होती थी जैसे टेम्पल्स और पिरामिड्स बनना, और किसी तरह का कोई फॉरेन इन्वेजन नहीं होता था। और इन 3 स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के पीरियड्स के बीच में कुछ ऐसा टाइम आ जाता था जब इजिप्ट में पॉलिटिकल क्योस होता था, बीमारियां होती थी या इन्वेजन्स होते थे, और उन्हें बोला जाता था इंटरमीडिएट पीरियड्स। फर्स्ट इंटरमीडिएट पीरियड, सेकंड और थर्ड। न्यू किंगडम तक आते आते वो टाइम था जब इजिप्ट की पहली एम्पायर बनी। अब आप इन तीनों किंगडम्स का नाम ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि इनका क्या रेलेवेंस था इजिप्ट की पूरी कहानी में। जब किंग मीनीज या नार्मर ने 2 किंगडम्स को यूनाइट करके एक सिंगल किंगडम बनाई, तो यहीं से आगे किंग नार्मर ने एस्टैब्लिश की इजिप्ट की पहली रॉयल डायनेस्टी। और एंशिएंट इजिप्ट की हिस्ट्री में टोटल 31 डायनेस्टीज रही, कुछ 2600 साल के स्पैन में। किंग नार्मर या मीनीज पहली डायनेस्टी का पहला किंग था। अब डायनेस्टी को अगर सिंपल भाषा में समझें तो रूलर्स की एक फैमिली जिसमें राइट टू रूल पास ऑन होता रहता है, उसी फैमिली में जनरेशन बाय जनरेशन। इस यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल का नाम था मेम्फिस, और ये इजिप्ट की सबसे पहली कैपिटल थी। किंग नार्मर ने बहुत ही स्ट्रैटेजिकली एक कैपिटल बनाई थी, क्योंकि ये एक ऐसा स्पॉट था जहां पे अपर और लोअर इजिप्ट साथ में मिलते थे। अब इजिप्शियन सोसाइटी में किंग का रोल कितना इंपॉर्टेंट था, ये जब आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। मेसोपोटामिया में किंग को गॉड के रिप्रेजेंटेटिव की तरह देखा जाता था, यानी किंग एक ऐसा इंसान है जो भगवान और इंसानों के बीच में है। लेकिन इजिप्शियन सोसाइटी में किंग कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता था, किंग ही गॉड होता था। और इजिप्ट के इन किंग गॉड्स को बोला जाता था फेरोज। वहां के लोगों का ऐसा विश्वास होता था कि ये फेरोज ही होते थे जिनकी वजह से सनराइज और सनसेट होता है, नाइल रिवर बहती है और लोगों की ओवरऑल लाइफ चलती है। इजिप्शियन फेरोज इजिप्शियन सोसाइटी के सेंटर में रहते थे, यानी इजिप्ट की गवर्नमेंट, इनकी आर्मी, इनके रिलीजन किंग के इर्द गिर्द ही घूमते थे। लोगों की ऐसी मान्यता होती थी कि अगर वो किंग को ओबे करेंगे तो वो एक स्टेबल वर्ल्ड ऑर्डर मेंटेन करेंगे।
और अगर उन्होंने किंग को नाराज किया तो मतलब भगवान नाराज हो गया। मेसोपोटामिया की तरह इजिप्ट में भी पॉलीथीज्म का कल्चर था, यानी लोग एक से ज्यादा भगवानों को मानते थे। और जिन भगवानों को ये मानते थे वो होती थी नेचुरल फोर्सेस, जैसे सन गॉड, लैंड गॉड या फिर गॉड ऑफ डेड। और इन्हीं फोर्सेस के साथ ये अपने किंग्स को एसोसिएट करते थे। जैसे इनके कुछ किंग्स को ये सन गॉड का अवतार मानते थे। ओवरऑल इजिप्शियंस कुछ 2000 गॉड्स और गॉडेसेस को मानते थे और उन्हें ऑनर करने के लिए इन्होंने बड़े बड़े टेंपल्स बनाए और पिरामिड्स बनाए। ओल्ड किंगडम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इजिप्ट की हिस्ट्री में, क्योंकि यही वो टाइम है जब इजिप्ट में मेजर डेवलपमेंट्स हुई और पिरामिड्स बने, और इसीलिए ओल्ड किंगडम को एज ऑफ पिरामिड भी बोला जाता है। ओल्ड किंगडम का पीरियड कुछ 4700 साल पहले स्टार्ट हुआ और ये रहा ऑलमोस्ट 500 साल। और ये इजिप्ट में एज थी प्रॉस्पेरिटी की और ग्रोथ की। ये वो टाइम था जब फेरोज की तीसरी और चौथी डायनेस्टी रूल करती थी। इजिप्शियन सिविलाइजेशन दुनिया का वो पहला कल्चर था जहां पे आफ्टर लाइफ में विश्वास किया जाता था, यानी मरने के बाद भी इंसान एक और लाइफ में जाता है। इजिप्शियंस का ऐसा बिलीफ होता था कि उनका राजा मरने के बाद भी रूल करता है, और क्योंकि राजा को भगवान की तरह देखा जाता था इसलिए ऐसी मान्यता थी कि राजा मरने के बाद भी जिंदा रहता है। और इसीलिए इन्होंने अपने गॉड्स को ऑनर करने के लिए मम्मी बनाने की टेक्निक इंट्रोड्यूस की। यानी ये लोग अपने फेरोज की डेड बॉडीज को प्रिजर्व करके रखने लगे, इस थॉट से कि अगर फिजिकल बॉडी की डेथ हो भी जाए तो भी स्पिरिचुअल बॉडी जिंदा रहे। और वो डेड बॉडी को प्रिजर्व करते थे, उसे धीरे धीरे सुखाकर, ताकि उसकी रॉटिंग ना हो और वो सड़ने से बचे। ये लोग डेड बॉडीज के साथ और भी कुछ चीजें करते थे, लेकिन मैं उसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर ये थोड़ा सेंसिटिव कंटेंट हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर ये डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रखेंगे तो सोल वापिस आके फिर से बॉडी से मिल जाएगी। अब मम्मी को कॉफिन्स में रखा जाता था और जहां पे इन ममीफाइड बॉडीज को रखा जाता था उन टॉम्ब्स को बोलते थे पिरामिड्स। यानी किंग्स के मरने के बाद जो उनका रेस्टिंग प्लेस बनाया गया उसी को बोला गया पिरामिड। वहां के लोगों को ऐसा लगता था कि राजाओं के टॉम्ब्स यानी जहां उनको दफनाया जाता था वो उनके पैलेसेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए दुनिया का सबसे पहला पिरामिड बना सुकेरा में ऑलमोस्ट 4600 साल पहले। लेकिन इसके 100 साल के बाद बना दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शानदार पिरामिड गीजा नाम की जगह में, जिसे बनाया था किंग खुफू ने। यह इतना शानदार था कि इसके बाद जितने भी पिरामिड्स बने कोई भी इसके साइज और स्प्लेंडर को मैच नहीं कर पाया। फेमस ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस की माने तो इस ग्रेट पिरामिड को बनने में 20 साल लगे और कुछ 1 लाख इजिप्शियंस की मेहनत लगी। यहां पे यह जानना भी जरूरी है कि पिरामिड सिर्फ फेरोज को दफनाने की जगह ही नहीं थी, ये एक सिंबल था इजिप्ट की रॉयल पावर का। ये कई माइल से देखे जाते थे और ये लोगों को रिमाइंड करवाते थे ग्लोरी की, ताकत की और वेल्थ की जो बिलोंग करते थे धरती पर रहने वाले लिविंग गॉड्स को, यानी इजिप्ट के किंग्स। अगर इजिप्ट के ओवरऑल सोसाइटी के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसकी हायरार्की भी एक पिरामिड की तरह ही होती थी, जहां पे बहुत सारी लेवल्स थी।
टॉप में होते थे किंग, क्वीन और उनकी रॉयल फैमिली। उसके नीचे होते थे मेंबर्स ऑफ अपर क्लास, यानी जमींदार, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और मिलिट्री के कमांडर्स। फिर मर्चेंट्स और आर्ट और क्राफ्ट में काम करने वाले लोग। और सबसे नीचे होते थे लोअर क्लास के लोग, जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होती थी, जैसे फार्मर्स, लेबरर्स और स्लेव्स। इजिप्शियन सिविलाइजेशन की एक खास बात यह थी कि वहां पे औरतों के पास वो सभी राइट्स होते थे जो मर्दों के पास होते थे, चाहे वो शादी करने में हो, डिवोर्स में हो या फिर लैंड और प्रॉपर्टी एक्वायर करने में हो। और इस पूरे स्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए चाहिए होता था एक राइटिंग सिस्टम। दुनिया में कोई भी सिविलाइजेशन हो, सभी ने अपना अपना खुद का राइटिंग सिस्टम इन्वेंट किया था। और इजिप्ट ने जो राइटिंग सिस्टम डेवलप किया उसे बोला जाता था हिएरोग्राफिक्स। ये राइटिंग की डेवलपमेंट ने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया इजिप्शियन सिविलाइजेशन की कामयाबी में। और ये सारी डेवलपमेंट्स हुई कहीं ना कहीं ओल्ड किंगडम के टाइम में। अब ऐसा बोला जाता है कि पिरामिड्स बनने में काफी सारी वेल्थ लग गई थी और यहीं से आगे इजिप्ट का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ और इस पीरियड को बोला जाता है फर्स्ट इंटरमीडिएट पीरियड। ये डाउनफॉल कुछ 150 साल तक रहा और फिर शुरू हुआ मिडिल किंगडम का पीरियड। मिडिल किंगडम स्टार्ट हुआ कुछ 4100 साल पहले और इसका रूल रहा ऑलमोस्ट 300 साल। जैसे ओल्ड किंगडम में इजिप्ट में ज्यादातर डेवलपमेंट का काम चल रहा था, मिडिल किंगडम इजिप्ट के लिए एक एक्सपेंशन का पीरियड था। और यही वो टाइम था जब इजिप्ट ने अपने साउथ में नूबिया को कॉन्कर किया। साथ ही ये मिडिल ईस्ट में भी अपना इन्फ्लुएंस काफी बढ़ाने लगे और इसीलिए मिडिल किंगडम का वो टाइम था जब इजिप्ट का मेसोपोटामिया और इंडस वैली के साथ ट्रेड भी काफी डेवलप हो गया था। मिडिल किंगडम को एक गोल्डन एज की तरह भी देखा जाता था क्योंकि ओवरऑल ये एक बहुत ही स्टेबल पीरियड था। मिडिल किंगडम ऑलमोस्ट 3800 साल पहले खत्म हुआ। फिर तकरीबन 100 साल एक और इंटरमीडिएट पीरियड रहा, सेकंड इंटरमीडिएट। फिर फाइनली इजिप्ट में स्टार्ट हुआ न्यू किंगडम का पीरियड ऑलमोस्ट 3700 साल पहले और इसका रूल कुछ 500 साल तक रहा। ये न्यू किंगडम का टाइम ही था जब इजिप्ट ने अपनी मिलिट्री को फर्दर एक्सपैंड किया और इजिप्ट का पहला एम्पायर बना। न्यू किंगडम तक आते आते फेरोज की 18th डायनेस्टी रूल करती थी और यही वो टाइम था जब इजिप्ट मिडिल ईस्ट और उसके आसपास के रीजन्स की सबसे पावरफुल स्टेट बनी। इजिप्ट की पहली एम्पायर और न्यू किंगडम ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसीलिए मैं इसके ऊपर एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। इजिप्शियन सिविलाइजेशन में ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, जिसकी वजह से इजिप्ट एक बहुत ही फॉर्चुनेट सिविलाइजेशन थी। और क्योंकि इसमें इंसान का कोई रोल नहीं था, नेचर का था, इसीलिए आप इसे गॉड गिफ्ट भी बोल सकते हैं। नाइल रिवर की खासियत यह थी कि ये मेसोपोटामिया के टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर की तरह बिल्कुल भी अनप्रेडिक्टेबल नहीं थी। यानी नाइल रिवर में हर साल होने वाली फ्लडिंग में इतनी फ्लक्चुएशंस नहीं होती थी और इसीलिए इजिप्शियन लोग फार्मिंग करने के लिए और सिविलाइजेशन बिल्ड करने के लिए एक बेटर पोजीशन पे थे इन कंपैरिजन टू मेसोपोटामिया। नाइल रिवर दुनिया की सबसे बड़ी रिवर तो थी ही, साथ ही ये एक बहुत ही स्टेबल रिवर भी थी और इसीलिए इजिप्शियन लोग इसे भगवान की तरह पूजते थे। और इसीलिए हिस्ट्री की लैंग्वेज में इजिप्ट को गिफ्ट ऑफ द नाइल भी बोला जाता है।
यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह भी है कि मेसोपोटामियन और चाइनीज सिविलाइजेशन में हमेशा एक कांस्टेंट इन्वेजन का खतरा रहता था, लेकिन इजिप्ट ऐसे इन्वेजन से बचा रहा, क्योंकि नाइल रिवर के दोनों साइड ईस्ट और वेस्ट में है बड़े बड़े डेजर्ट्स और नॉर्थ में है मेडिटेरेनियन सी। ये इजिप्ट के लिए एक ब्लेसिंग थी और इसने एक नेचुरल बैरियर की तरह काम किया, क्योंकि इसकी वजह से आसपास की किंगडम्स इजिप्ट के ऊपर ज्यादा अटैक नहीं कर पाती थी। एक तो नाइल रिवर का स्टेबल नेचर और उसके आसपास के एरिया का आइसोलेशन, इसकी वजह से इजिप्शियंस एक सिक्योर्ड जोन में रहते थे और उन्हें एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन रहती थी। और इसीलिए जैसा हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, इसमें नेचर या भगवान का एक बहुत बड़ा रोल था। अगर आपने अभी तक मेसोपोटामिया और चाइनीज सिविलाइजेशन के ऊपर वीडियोस नहीं देखे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज देख लें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।